नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चहेते चैनल हमारा भारत में। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में हम ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस गुजारिश आपसे यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, सरदार भगत सिंह एक ऐसा नाम जिस नाम को सुनते ही अंग्रेज़ों के दिल में दहशत जन्म जाती थी और यहाँ के भारतीय लोगों के दिल में आज भी एक क्रांतिकारी योद्धा का नाम आ जाता है, एक क्रांतिकारी योद्धा की याददाश्त आ जाती है। वो शख्स थे शहीद आज़म भगत सिंह। साथियों, इनका जन्म 1907 ईस्वी के 27 सितंबर को एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार में जन्मे थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच को बदल दिया और बहुत बड़ा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भी करी। उस समय जिस समय पर भगत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष की थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के हिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वह भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना उचित नहीं समझा। जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से। भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में ही साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा ना गया। उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के DAV स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 सितंबर 1928 को करीब 4:15 बजे AMP स्क्वाड के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता, लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर इसके मरने का पूरा इंतज़ाम कर दिया।
ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। यह पूर्णतः नास्तिक और पाखंडवाद धर्म के विरोधी भी थे। यद्यपि वह समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। भगत सिंह को कांग्रेस ने आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते हैं। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण करने की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति किए गए अत्याचारों के प्रति उनका विरोध भी स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है, क्योंकि उस समय पर अंग्रेज कुछ ऐसी नीतियां बना रहे थे जिससे यहाँ के जो ज़मींदार होते थे वो यहाँ के मजदूरों पर अत्याचार करते थे। भगत सिंह इसके बहुत ही खिलाफ थे। अब उन्होंने सोचा कि इसको याद दिलाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोगों की नज़र में आ जाएं। फिर क्या किया, ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बना डाली। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय पर दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी था। उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा भी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उनके उस दौरान लिखे गए लेख में सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है, मजदूरों का शत्रु बताया है, किसानों का शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। यहाँ पर जातिवाद को बढ़ाने वाला चाहे कोई भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 प्रश्नों का निर्णय दिया।
जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु वह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानव के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। और 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल में अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, आप चलो। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती में गा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले ही मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेज़ों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। साथियों, ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह। शहीद आज़म भगत सिंह का नाम हमेशा भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कहानी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।